नमस्कार, मैं हूं प्रसून। भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी की पूर्व संध्या पर कई अंग्रेजों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत एक राष्ट्र के रूप में छिन्न भिन्न हो जाएगा, लेकिन संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता ही थी जिसने भारत को न केवल एक रखा बल्कि विश्व पटल पर अमिट छाप छोड़ने के लिए मशहूर कर दिया। आज हम चर्चा करेंगे कि इन 75 सालों में भारतीय संविधान लोगों की आकांक्षाओं पर कितना खरा उतरा है। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या होता है और क्या इसका महत्व होता है। लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए जनता की ही सरकार होती है। यह सरकार का एक ऐसा रूप है जहां लोगों में अधिकार होता है। गणतंत्र में सरकार का वह प्रकार है जहां देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है। लोकतंत्र में सत्ता जनता में होती है, जनता के हाथ में होती है, जबकि गणतंत्र में सत्ता व्यक्तिगत नागरिकों के हाथ में होती है। जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बहुमत द्वारा बनाए जाते हैं, वहीं गणतंत्र प्रणाली में कानून जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। एक लोकतंत्र में बहुमत के पास यह अधिकार होता है कि वह मौजूदा अधिकारों को समाप्त कर सके, जबकि गणतंत्र में बहुमत की इच्छा को कभी भी ओवरराइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान उन अधिकारों की रक्षा करता है। लोकतंत्र में सरकार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, जबकि गणतंत्र में सरकार पर प्रतिबंध है। यह संवैधानिक प्रतिबंध होता है। एक लोकतांत्रिक देश में मुख्य फोकस लोगों की सामान्य इच्छा है, जबकि एक गणतांत्रिक देश में मुख्य फोकस संविधान पर होता है। तो चर्चा अब इस बात पर कि 75 सालों में भारतीय संविधान लोगों की आकांक्षाओं पर कितना खरा उतरा है। इस बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रखर सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक राजलक्ष्मी जोशी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। पहला सवाल राजलक्ष्मी जोशी जी से, 75 सालों में भारतीय संविधान लोगों की आकांक्षाओं पे कितना खरा उतरा है? जी नमस्ते प्रसून जी, और सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारा जो संविधान है इस पर हम सबको गर्व है, और इसमें सबसे पहले जो वाक्य है वो है हम भारत के लोग। तो ये जो है ना, ये हमारी शक्ति है। ये जो संविधान है यही हमारी शक्ति है। और इसके लिए मुझे सबसे बड़ा गर्व ये भी है कि देखिए, दो राज्य जो है, दो राष्ट्र बने थे 15 अगस्त 1947 को। लेकिन ये मतलब बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि वो 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, लेकिन ये उनके इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार वो तो 15 अगस्त का ही था उनका दिन। लेकिन उसके बाद भारत को कितने दिन लगे एक गणतंत्र बनने के लिए, मतलब हमारा संविधान पूरी तरीके से अच्छे से बनने के लिए और वो लागू होने के लिए कितना वक्त लगा, और पाकिस्तान को कितना वक्त लगा, वो उसमें बहुत अंतर है। उनको हमसे 3 गुना ज्यादा टाइम लगा केवल एक ड्राफ्ट बनाने के लिए, और वो भी उनका पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ, और वो बार बार उसको बदलते रहे। हमने भी अमेंडमेंट वगैरह किए हैं इसमें, लेकिन हमारा जो संविधान है ये हमारा सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अश्विनी शाही जी, आज बिना राजनीति की बात किए क्रेडिट किसको देंगे इस संविधान के लिए? देखिए प्रसून जी, राजनीति की कोई बात ही नहीं है। संविधान जहां आ जाता है वहां राजनीति समाप्त हो जाती है जी। ये मानकर चलिए कि इसमें कहीं कोई राजनीति की कोई बात ही नहीं है। आप लोगों को यहाँ बैठे हुए सबको पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि हरदम राजनीति की बात, तो हम लोग प्रवक्ता हैं तो राजनीति छोड़ भी नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं वो निकल ही जाएगा। देखिए, संविधान जो है हमारा, जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, आज 75वां है हमारा, हम कोई भी काम अपने देश में संविधान सर्वोपरि रखकर करते हैं। कहीं भी आज 75 सालों में उसके बड़े उदाहरण देखने को मिले हैं। 48 से और आज तक देखिए, 50 में जब से वो 48 में ही कितने संशोधन, अभी उसका ड्राफ्ट आया तो कट्टरपंथियों ने मतलब हिंदी भाषा को लेकर ही
कितने संशोधन की संस्तुति कर दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि विसंगतियां बहुत रही, मगर आज हमारा संविधान सर्वोपरि है, जिसको सभी पार्टियां, सभी लोग सर्वोपर रखने की बात करते हैं। पहले हम उसकी बात करते हैं, फिर हम आगे आते हैं। ठीक है, अब एक सवाल इसी बीच में आपसे पूछ लेता हूं। आप संविधान की बड़ाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, और उसमें जो विसंगतियां थे उसको दूर कर दिया गया, ऐसा बता रहे हैं आप। हम ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म जो शब्द जोड़ा गया संविधान संशोधन के जरिए, क्या आपका ऐतराज खत्म हो गया है कि उस पर ऐतराज बना हुआ है? देखिए, संविधान, मैंने क्या कहा, विसंगतियां हैं। मैंने ये नहीं कहा कि अभी हम सर्वोपरि है। अगर उसमें कुछ कमी होगी हम उसको परिवर्तित करने की बात करेंगे। आपने देखिए, आज बहुत सी चीजें हैं जो मूल प्रति में जो चीज है वो चीज आज नहीं है। प्रियम्बल में हमारे पंथ निरपेक्ष हो गया, सेकुलर जो है उसमें धर्म निरपेक्ष कहीं नहीं लिखा गया, पंथ निरपेक्ष कहा गया। मगर विरोधी दल के लोग आज धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, तो ये तो जबरदस्ती जोड़ दिया गया था, ये तो सबने देखा। इस पे आपका ऐतराज आज भी है? हमने हटाने की कभी, देखिए, चेष्टा नहीं की। अभी भी चल रहा, अगर चले तो, लेकिन इन्होंने उधर पंथ निरपेक्ष जोड़ा और हमको भारत माता की जय और जय श्री राम बोलने पर सांप्रदायिक कहते हैं। तो ये विसंगति बहुत ठीक नहीं है। अगर देश सेकुलर है तो सेकुलर की तरह व्यवहार हर लोगों को करना चाहिए। आज गणतंत्र दिवस पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमको इन विसंगतियों को, अभी देखिए आईपीसी में जो गड़बड़ी थी, संविधान में संशोधन हम लोगों ने किया, तो और 100 से ऊपर संशोधन कांग्रेस कर चुकी है। तो समय की मांग होगी तो बहुत सी संविधान की चीजें की जाएंगी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो समीक्षा के लिए कमेटी तक बैठा दिया था इसमें कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। तो बहुत सी कमी है। समय जब 1950 में के पहले वो लिखा गया। इस संविधान संशोधन के जरिए उन कमियों पे हम काबू पाते हैं, उन विसंगतियों से दूर जाते हैं, और यही हमारी ताकत है। प्रखर हमारे साथ मौजूद है। प्रखर सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपको क्या लगता है, आज का दिन आपके लिए बड़ा भारी गुजर रहा है, बिहार में खासकर, तो उस पे हम चर्चा करें या ना करें, आप बता दें। देखिए, बिहार में क्या भारीपन हो रहा है, क्या हल्कापन होगा, किसी का हल्कापन है, किसी का भारीपन है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। कौन किधर रहेगा, कौन सी पार्टी किधर। एक लाइन में बता दीजिए, हम उसके बाद सवाल नहीं छेड़ेंगे, आपको नहीं छेड़ेंगे। बता दीजिए, नीतीश जी आज भी मतलब यशस्वी नेता है कि नहीं है? देखिए, ये चीज तो बीजेपी से पूछनी चाहिए। अरे ये तो आप उनके सहयोगी हैं, गठबंधन के दल हैं, आपसे एक लाइन में पूछ लिया कि बता दीजिए वो आज भी अच्छे नेता हैं या खराब नेता हैं। आज डिबेट रिपब्लिक डे पर है। मैं छेड़ूंगा नहीं अब दोबारा। चलिए ठीक है, रिपब्लिक डे पे आप नहीं जवाब देना चाहते हैं, मैं इस पे नहीं चला। इस टॉपिक पर बुलाएंगे तो मैं इस पर बिल्कुल चर्चा करूंगा, क्योंकि रिपब्लिक डे पर डिबेट है। सबको सबसे पहले चलिए ठीक है, अभी कुछ समय लेना होगा आपको भी अपना जवाब तैयार करने के लिए। लेकिन बात करते हैं कि संविधान में जो विसंगतियां आई, उस पर जिस तरीके से किया गया, संशोधन हुआ, तमाम दलों ने किया, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक कदम आगे लगा गया। हमारा संविधान इतना अच्छा है, इतना प्यारा है कि उसमें आप संविधान संशोधन करके तत्कालिक समाज की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। तो इसका क्रेडिट पूरा आप अपने अकेले कांग्रेस को देना चाहेंगे या उस समय के तमाम नेताओं को देना चाहेंगे जो समाजवादी पृष्ठभूमि से भी आते थे, जनसंघ से भी आते थे, या केवल कांग्रेस को देना चाहेंगे? देखिए, आजादी की लड़ाई में जिन जिन नेताओं ने उस आजादी की लड़ाई में खड़े हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, आपको सबके नाम मालूम। वो सारे नामों ने इस देश में आजादी के लिए लड़े, इस देश को आजाद कराया गया। उसके बाद निरंतर इस देश में प्रयास हुआ कि इसको बेहतर से बेहतर कानून बनाए जाए, बेहतर से बेहतर चीजें बनाई जाए। एक टाइम पर जमींदारी एक्ट से जमींदारी एक्ट खत्म हुआ, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, एम्स IIM जैसी संस्थाएं बनाई गई, जिससे एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में और बेहतर हुआ। देखिए, हर चीज निरंतर उससे हुआ है और हर सरकार प्रयास करती है कि बेहतर से बेहतर काम करे। आज मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करने जा रहा। हर व्यक्ति चाहता है, हर सरकार चाहती है, चाहीजीवी है पॉलिटिक्स में, ये भी जहां पर कभी विधायक सांसद बनेंगे तो अपने क्षेत्र के लिए अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। मगर जब अच्छा काम नहीं करते हैं तो अपोजिशन का यह राइट होता है कि उसको टोका जाए।
अगर आज देश में 44% युवा 25 साल का जो कम है वो बेरोजगार है, तो एज एन अपोजिशन दल हमारा काम है उसको टोकना, हम टोकते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। ये देश सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। ये पाकिस्तान तो है नहीं, किसी एक धर्म के आधार पर बना था। इस देश में सभी लोग, इस देश की आजादी की लड़ाई में सभी लोग लड़े हैं। अच्छा प्रखर जी, एक चीज और बताइए, आज के समाज की बात करें तो क्या चुनौतियां हैं भारतीय समाज के सामने? देखिए, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। इस देश में 2024 में 81 करोड़ लोग इस हालत में नहीं है कि जो 2 वक्त की रोटी खुद कमा पाए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। इसका सीधा जवाब ले लेते हैं अश्विनी शाही जी से तुरंत। देखिए प्रसून जी, ये चश्मे का फेर है। एक वक्त ऐसा था हिंदुस्तान में, यूपीए की सरकार थी, शरद यादव जी देश के खाद्य मंत्री थे, उनसे कहा गया, जरूरत पड़ी थी देश के लोगों की, तो उनसे कहा गया कि कुछ रसद सामग्री बांट दी जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि हमारे पास है ही नहीं। उसके बाद अनाज उस साल बहुत सड़े थे और कितने उनके जानने वाले डिस्टलरियों को अनाज बेचा गया था, ये सबके सामने है। और आज देश आपका इतना प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न रखे हुए है कि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहा है। वो आत्मनिर्भरता की बात गरीबी पे काबू कैसे पाएंगे? अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है अश्विनी जी। अमीर और गरीब की जो खाई बढ़ रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इस पे क्या कहना आपका? देखिए, अमीर और गरीब की खाई, आज एक आपको मैं बात बताना चाहता हूँ। 1960 से ये लोग नारा देते हैं ना, इनकी सरकार थी बहुत दिनों तक ये, लेकिन उस समय गाना बना था 60 के दशक में, हाय हाय रे महंगाई। और आज भी महंगाई का रोना ये लोग रो रहे हैं। इसका मतलब कि इनकी सरकार निकम्मी रही है और नाकारी रही है। आज हम पर कैपिटा इनकम जब 1,72,000 पर पहुंचा ले गए, इनके समय पर 70-72 ही हुआ करती थी, तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा रहे हैं। फ्रेजाइल 5 से हम टॉप 5 में आ चुके हैं। राजलक्ष्मी जी, सुन जी, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं आपको आता हूं आप पे ही। राजलक्ष्मी जी, तमाम दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि महंगाई खत्म नहीं हुई, गरीबी से जब सत्ता में होते कहते गरीबी से निजात मिल चुका है। आपको नहीं कहीं लगता है इस तरह की चीजें हो रही हैं कि गरीब अभी भी गरीब ही है? जी, ऐसा तो नहीं है कि गरीबी पूरी तरीके से हट गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हम डेफिनेटली हम जो सही रास्ता है उस पर हैं। क्योंकि देखिए, ये बड़ी बात आप कह रही हैं प्रखर जी, बड़ी बात बोलिए राजलक्ष्मी जी कि हम सही रास्ते पे हैं, यानी जो सरकार की नीतियां हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं, आशावान है भारत। प्रसून जी, देखिए ऐसा है, जो ये राशन बट रहा है ये राइट टू फूड के तहत है और इसका एक क्राइटेरिया होता है। आपको तो नहीं मिलता फ्री में राशन, मुझे भी नहीं मिलता, मुझे लगता है शाही जी को भी नहीं मिलता होगा या राजलक्ष्मी जी को नहीं मिलता होगा। मुझे लगता है इसमें से किसी को जरूरत नहीं है फ्री की बात नहीं। अरे जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि हम काम करते हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हमारी जो आय है वो उस पर नहीं है। इसका एक क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया में आता है उसी को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं में उनको दे दिया जाए। तो क्राइटेरिया क्या है? अरे उस क्राइटेरिया में अगर 2024 में 81 करोड़ लोग आ रहे हैं तो ये सोचने का विषय नहीं है। अश्विनी शाही जी, अब बताइए, अब आप जो पूरे जवाब देना चाहते थे अब बताइए। जो प्रखर जी भी कह रहे हैं जी कि 81 करोड़ अभी भी अगर आप फ्री में राशन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? 21 कैटेगरी में आएंगे। अभी कुछ दिन पहले जो है, जब हम लोगों की सरकार, मैं एक पूरे देश का आंकड़ा दे रहा हूं, जब ये लोगों की सरकार गई है, हम लोगों ने राशन कार्डों की जांच करा दी। 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड इनकी सरकार में बने हुए थे। स्थितियां ये हैं। अभी एक नीति आयोग का रिपोर्ट आया जिसमें 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और ये 80 करोड़ आपके देश में खाद्यान्न है। और लोग, अभी एक और मैं आपको चीज बताऊंगा, उत्तर प्रदेश क्राइटेरिया के थ्रू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ क्राइटेरिया भी बता दे रहा हूँ आपको। अभी हम लोगों ने चेयरमैन कौन है? स्वयं प्रधानमंत्री। अरे रुक जाइए भाई, बोल के चले गए। प्रखर जी सुन ये बात, अश्विनी जी कह रहे हैं अपनी बात जी। चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं तो क्या राहुल गांधी को चेयरमैन बना देंगे? अरे सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी घुसने नहीं। अरे अश्विनी जी, अब फिर वही बात आप लोगों ने करनी शुरू कर दी। आप अपनी बात रखिए, प्रखर जी सुनिए ध्यान से। जी बोलिए अश्विनी जी। मैं बोल रहा हूँ तो जब अश्विनी जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए, सीधे मुद्दे पे आइए।
सिलीगुड़ी से ममता बनर्जी ने घुसने से मना कर दिया, तो आप अपना देखिए, हम राहुल गांधी को नहीं बना देंगे चेयरमैन। अरे भाई, हम बात कर रहे हैं, गंभीर चर्चा हो रही है जी। नहीं तो राहुल गांधी जी क्या 81 करोड़ लोग अरे भाई, अगर फ्री में राशन ले रहे हैं तो उस पे अपनी बात रख रहे थे आप जी। मैं रख रहा हूँ 81 करोड़ लोग, आपका देश खुशहाल है, फॉरेक्स रिजर्व आपका सरप्लस है इस समय शानदार, कर्जा नहीं, हमको सोना गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है, हमको जो है देश का फॉरेक्स रिजर्व जीरो नहीं हुआ है। बड़े वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री लोग थे, वही कांग्रेस के में सोना गिरवी रखा गया था, इसमें कोई छिपी बात नहीं। सरकार आज अरे नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री गवर्नमेंट में सोना रखा गया था। आपने जी पढ़ लीजिएगा जाके, पढ़ लीजिएगा। चंद्रशेखर सिंह के समय में सुन लीजिए मेरी बात। अरे बात, हाँ ठीक बात कह रहे प्रखर जी, सुन लीजिए, सुनिए, तथ्यों को सही कर लिया जाए। मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर जी वाला तो सब लोग जान रहे हैं, अरे भाई, लेकिन इंग्लैंड जो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहते हुए, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? प्रसून जी ऐसे नहीं होता, ये चिल्लाना शुरू कर देते। राजलक्ष्मी जी कह रहे हैं, अश्विनी जी कह रहे हैं, अश्विनी शाही जी की कोशिशें जारी है, तुलना ऐसे नहीं होनी चाहिए कि 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तुलना ऐसे होनी चाहिए कि हमारे प्रयास सही दिशा में चल रहे हैं। राजलक्ष्मी जोशी जी, बहस नहीं करनी, आप बोलना शुरू करिए अपनी बात। इस तरीके से बहस मत किया करिए। राजलक्ष्मी जी अपनी बात रखिए, आप दोनों लोग सुनिए राजलक्ष्मी जी को, थोड़ा सा जानकारी रखा कीजिए। राजलक्ष्मी जी को सुन रहा हूँ, अश्विनी बिलो स्टैंड। राजलक्ष्मी जी अगर प्रसून जी इस तरीके से बहस होगी तो बहस का कोई मतलब नहीं निकलेगा न। राजलक्ष्मी बड़े अर्थपूर्ण ढंग से बात हो रही है, राजलक्ष्मी जी अपनी बात रखिए। बोलने की कौन सी जरूरत है, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इनको पता नहीं चल रहा। गलत फैक्ट दे देंगे तो चंद्रशेखर जी को, अरे अश्विनी जी एक मिनट सुनिए ना आप राजलक्ष्मी जी को। गलत फैक्ट नहीं था, आप ये बताइए। राजलक्ष्मी जी बोलिए आप। अरे भाई, गलत फैक्ट देखिए ऐसा है कि सरकार के टाइम पे राजीव गांधी के समर्थन से किया नहीं थी। मत कीजिए, अभी आप गलत नहीं, मेरे पास साक्ष्य है। आप बोलती रहिए, आपकी आवाज आ रही है राजलक्ष्मी जी। गलत फैक्ट बोल रहे हैं। देखिए प्रसून जी ऐसा है कि कोविड के टाइम पे थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा जो असुविधा हुई थी बहुत ज्यादा लोगों को, ये केवल हमारे देश में नहीं, ये पूरे विश्व में हुआ था ऐसा। तो ये उस वक्त में थोड़ी सी लोगों को सुविधा हो सके, इस वजह से प्रधानमंत्री जी ने ये जो घोषणा की थी आज उन्होंने एक्सटेंशन किया हुआ है। तो ये इस वजह से जो सुविधा मिली है लोगों को, उनको, वरना आप सोचिए कि क्या हो जाता कि लोगों में ऐसा हो सकता था कि अराजकता हो सकती थी हमारे देश में, क्योंकि लोगों को अन्न कैसे मिलता, उनके घर तक कैसे पहुंचता, ये केवल मतलब ऐसा नहीं है कि वो कमा सकते हैं या नहीं, उन तक पहुंच कैसे सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी विषय थी, मतलब लॉजिस्टिक्स। तो उस टाइम पे ये जो अनाउंसमेंट किया हुआ था, ये जो घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी ने, उसको आज उन्होंने और एक्सटेंड किया हुआ है, ताकि एक्सटेंड किया हुआ है। अब प्रखर जी अब आप पे आते हैं, यानी जो लॉजिस्टिक तैयार की गई सरकार की उपलब्धियों को आप सिरे से नहीं नकार सकते हैं। प्रसून जी 2 साल हो गए कोरोना खत्म हुए, आज कोरोना नहीं है, और ये फैक्ट है कि 2.5 लाख करोड़ इस देश का कर्जा हो गया है। 30% कम डीजल पेट्रोल के प्राइसेस होने चाहिए। देखिए अगर 2.5 करोड़, आप जिस कर्जे की बात कर रहे हैं, अगर तमाम रेशियो में देखेंगे, प्रखर जी 1 मिनट आप रुक जाइए। अब सुन लीजिए, इस तरीके के बहस यहाँ नहीं चलती है। अश्विनी शाही जी, इसको मुर्गा लड़ाना बोलते हैं मीडिया में, आप लोग जो कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। अश्विनी शाही जी, मैं कह रहा हूं कि आपको जो उपलब्धियां गिनाई गई हैं, मेरी बात सुनिए अश्विनी जी मेरी बात सुनिए आप पहले। मैं कह रहा हूं आपसे कि जो देश की विकास में आपने काम किया है उसको कोई नकार नहीं पाएगा, ये आपकी उपलब्धियां हैं, लेकिन कई तरह के सुधार हैं, इन सुधारों को आप नहीं अपनाएंगे, मुर्गा लड़ाई में उलझे रहेंगे तो देश का भला होने वाला नहीं है। प्रखर जी आप भी शांत रहिए और अश्विनी जी आप भी।
आप गलत इस तरीके की बात करके और मजबूती से जवाब दिया। आप इन लोगों की ऑडियो नीचे करिए, मुझे बात करने दीजिए। आप ये समझ लीजिए प्रखर जी और अश्विनी जी, मीडिया में एक शब्दावली होती है कि मुर्गा लड़ाना। आप लोग जिस तरीके का काम कर रहे हैं, इससे मुर्गा लड़ाने वाली स्थिति पैदा हो रही है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग 30-30 सेकंड में अपनी बात रखिए। सबसे पहले अश्विनी जी अपनी 30 सेकंड में बात रखेंगे, सब लोग चुप रहेंगे। जी अश्विनी जी। 2004 में 17 लाख करोड़ का कर्जा इस देश में था, 55 लाख करोड़ का कर्जा 2014 में देकर गए ये लोग। कितना परसेंट बढ़ा? आज 2,15,000 करोड़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर 2004 से 14 तक देख लीजिए और 2014 से 2023 तक देख लीजिए कितना बढ़ा है। अंतर अपने आप पता चल जाएगा। अगर इस कर्जे की बात करनी हो तो अमेरिका तो अभी तक डूब जाना चाहिए था। 150% का ठीक बात है जीडीपी। प्रखर जी, अब 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिएगा। बताइए कि देश इतने तेजी से विकास के गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप सिरे से नकार देते हैं। ऐसा है, 1947 से लेकर के सन 2014 तक 50 लाख करोड़ का कर्जा था। आज 2.5 लाख करोड़ का कर्जा। अरे भाई, उस समय क्या इनकम थी? उस समय इनकम के हिसाब से अगर कर्जे को जोड़ लेंगे तो काफी भारी पड़ेगा। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उपलब्धियां जो सरकार की हैं, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात, जो उपलब्धियां हैं सरकार की उसको आप स्वीकार करिए। जो कमियां हैं आपने जैसे बताया, बेरोजगारी कोई नहीं इनकार कर सकता है, गरीबी कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब उसमें अगर सुधार की भी बातें करेंगे कि इसमें इस तरीके से सुधार किया जा सकता पॉलिसी लेवल पे, तो इससे एक अच्छी चर्चा होगी। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए आप। आपका अगर आप ये चीज आइए, अपोजिशन का काम क्या है? तो अगर सरकार सही तरीके से काम, सरकार तो इन आंकड़ों को मान ही नहीं रही है। सरकार तो कहीं, अरे भाई, जो आंकड़े आपने गिनाए वही तो अश्विनी जी ने गिनाए हैं। ये मानने को नहीं तैयार है कि 80 करोड़ लोगों की, 81 करोड़ लोगों की हालत इस समय इस देश में कि 2 वक्त तक खाना नहीं दे पा रहे और उलझुल बातें करती है। अरे खाना दे रहे हैं तभी तो फ्री राशन बट रहा है। राजलक्ष्मी जी, आप बताइए अपनी बात। आप बताइए कि अगर देश में विकास के रास्ते पे बढ़ना है तो ये फ्री वाली चीजें रोकनी पड़ेंगी या जारी रखना होगा? राशन खा रहे हैं। अरे गलत तरीके जी की देखिए, ऐसा है प्रसून जी कि ऐसा तो नहीं है ना कि केवल ये जो फ्री राशन बंट रहा है वो उसी पे सारी जनता खुश है, ऐसा तो नहीं है। उसके साथ साथ आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी हो रही है। डिफेंस में आप देखिए कि क्या हो रहा है, इतने सारे जो प्रोक्योरमेंट हुई है। आप देखिए कि अगर आप ये जो S-400 हैं या फिर आप देखिए, हम यहाँ तक जा रहे हैं, आगे इधर तक सोच रहे हैं कि ये जो इजराइल के पास जो आयरन डोम है, आयरन बीम की तरफ हम सोच रहे हैं कि ये चाइना जो हाइपरसोनिक जो उनके मिसाइल्स है उनको काटने के लिए हम आयरन बीम की सोच रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, तमाम तरह की चीजों पे आगे बढ़ रहे हैं। अश्विनी जी, ये सब विषयों में केवल 30 सेकंड में आप भारत की जनता को क्या कहना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के मौके पे? अच्छी बात कीजिए जी। देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं भारत की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में है। किसी के बहकावे फुसलावे में मत आइए, क्योंकि लोग जो है विरोध करना काम है। यहाँ पर एक देश रक्षा के क्षेत्र में, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में देश उन्नत कर रहा है। प्रखर जी, कांग्रेस अगर आई सत्ता में, ऐसा मान लिया जाए, तो भारत की जनता को कांग्रेस से नया क्या मिलेगा? 30 सेकंड में। नहीं जाएगा ये देश की जनता। कांग्रेस ने क्या क्या किया अगर मैं गिनाऊंगा तो पूरी आपकी डिबेट नहीं, मैं कह रहा हूं कि 30 सेकंड में नई नीतियां क्या होंगी देश के लिए? नौकरी देंगे इस देश में। हम लोग ने इस देश को IT सिलिकॉन वैली बनाया, इस देश में रोजगार दिए, इस देश को लायक बनाया कि हमारे देश बच्चे जाकर विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनी को हेड कर रहे हैं। और अश्विनी जी अपने बारे में बोलिए, मैंने बीच में आपको नहीं टोका था। नहीं टोका था, तभी तो टोक रहा हूं। नहीं तो अब की बात टोकेंगे तो मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता ही थी, जिसने के भारत को एक रखा और पूरे विश्व के सामने एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभारा। तो हमें दीजिए इजाजत, इस बहस में इतना ही। चलते रहिए APN न्यूज के साथ।